18 मार्च साल 1984 जापान की वन ऑफ द बिगेस्ट फूड कंपनी गलीको के मालिक इजाकी गलीको को रात के ठीक 9 बजे उसके अपने घर में घुसकर दो किडनैपर किडनैप कर लेते हैं। उस टाइम पर इजाकी अपने घर के बाथटब में अपने कुछ बच्चों के साथ नहा रहा था और किडनैपर इसे बगैर कपड़ों यानी नंगी हालत में गन पॉइंट पर किडनैप कर लेते हैं। ये ग्लिको कंपनी बच्चों की कैंडीज बनाती थी। किडनैपिंग के टाइम इजाकी की बीवी किडनैपर से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आपको जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी लेना है ले लो, बट इजाकी को छोड़ दो। लेकिन किडनैपर तो यहाँ पर कुछ बड़ा ही करने आए थे। इजाकी की बीवी और इसकी बूढ़ी माँ को उनके घर में टेलीफोन की वायर के साथ बांध दिया जाता है और इजाकी को घर से उठा लिया जाता है। बट उस टाइम पर किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि ये केस आगे जाकर इतना बड़ा हो जाएगा कि इस केस पर जापान के 10 लाख पुलिस ऑफिशियल्स काम करेंगे, 28,000 टिप्स को फॉलो किया जाएगा और 1,25,000 लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इवन के इस केस में पुलिस सुपरिटेंडेंट खुद को ही आग लगाकर सुसाइड कर लेंगे और फिर भी आज तक 40 साल गुजरने के बाद भी ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा। दोस्तों, जापानीज पुलिस जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स भी मानी जाती है, सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा केसेस सॉल्व करने का रिकॉर्ड है इनके पास। हर साल जापान में अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख किडनैपिंग केसेस आते हैं जिनको ये पुलिस सॉल्व करती है। बट ये केस कोई नॉर्मल केस नहीं था। ये बात जापानीज पुलिस को भी मालूम नहीं थी कि यही केस आगे जाकर जापान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन जाएगा। सोचने वाली बात तो यह है कि 40 साल गुजरने के बाद भी आज तक पुलिस को कभी भी कोई सस्पेक्ट नहीं मिला जो कि क्रिमिनल प्रूफ हो सका हो। जापानीज पुलिस के पास जस्ट इन क्रिमिनल्स का एक नाम ही था और वो नाम भी इन क्रिमिनल्स ने खुद ही पुलिस को दिया था और इसके अलावा आज तक भी इनको कुछ नहीं मिला और ये नाम था द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। अभी तक तो आपने जस्ट इस केस और मिस्ट्री की एक लाइन ही सुनी है, आगे आगे देखो होता है क्या। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यार और दोस्त मिस्टर बशीर। तो चलो हमेशा की तरह शुरू से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। बात है 18 मार्च साल 1984 की। रात के 9 बजे कात्सुहिसा इजाकी को उसके घर से किडनैप करने के बाद किडनैपर उसे शहर से दूर किसी वीरान जगह पर ले जाकर बांध देते हैं। कात्सुहिसा इजाकी कोई नॉर्मल छोटा मोटा इंसान नहीं था, बल्कि यह जापान की सबसे बड़ी फूड कंपनी गलीको का मालिक था। इसे किडनैप करने के बाद किडनैपर 100 किलो गोल्ड यानी सोना और 1 अरब कैश की फिरौती इजाकी की फैमिली और कंपनी से मांगते हैं। बट किडनैपिंग के ठीक 3 दिन बाद इजाकी किसी तरह से इन किडनैपर के चुंगल से छूटकर भाग आता है। पुलिस के पूछने पर वो पुलिस को ये बताता है कि जिस रस्सी से उसको बांधा गया था वो ढीली पड़ गई थी और इसीलिए वो वहाँ से छूटकर भाग आया। उसने कहा कि मैं वहाँ पर किसी को भी देख नहीं पाया बिकॉज वहाँ पर सब लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। इस बात के लगभग 20 दिन बाद 8 अप्रैल साल 1984 को पुलिस हेडक्वार्टर में एक लेटर आता है और पहली बार इस गैंग का नाम सभी को पता चलता है। इस लेटर में लिखा हुआ था, क्या तुम सभी पुलिस वाले बेवकूफ हो? क्या तुम एक मामूली से क्रिमिनल को नहीं पकड़ सकते हो? चलो तुम्हारे लिए इस केस को थोड़ा सा इजी कर देते हैं। हम कुछ हिंट दे रहे हैं। हमारे ग्रुप का कोई भी मेंबर पुलिस या फिर इजाकी का रिलेटिव नहीं है। ये काम किसी अंदर के आदमी का तो बिल्कुल भी नहीं है। किडनैपिंग के लिए हमने जो ग्रे कलर की कार यूज की थी वो आज भी वहीं पर खड़ी है और खाना हमने दिल्ली सुपरमार्केट से लाया था। ये हिंट्स देने के बाद भी अगर तुम हमें नहीं पकड़ पाते तो लानत है तुम पर। तुम कहो तो तुम्हारे हेड डायरेक्टर ऑफ पुलिस को कुछ दिनों के लिए उठा लेते हैं। और पेज के एंड पर उन्होंने अपने नाम को भी मेंशन किया था, रिटन एंड साइंड बाय मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। अब यही केस ऑलमोस्ट एक जंग में तब्दील होने वाला था। कुछ दिनों के बाद सडनली गलीको फैक्ट्री में खड़ी कुछ गाड़ियों में आग लगना शुरू हो जाती है। ये आग कैसे लगी और किसने लगाई किसी को भी कुछ पता नहीं चलता और यहीं से इजाकी के बर्बादी के दिन शुरू हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद 16 अप्रैल साल 1984 को फैक्ट्री के उसी एरिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक बड़ा सा खाली कंटेनर मिलता है। मीडिया और प्रेस में बहुत सारे लेटर्स आने लगते हैं। पुलिस इन मॉन्स्टर्स को पकड़ने के लिए अपनी रातों की नींदें हराम कर देती है, बट उनके हाथ में फिर भी कुछ नहीं लगता। अब मॉन्स्टर एक और लेटर में कहता है, क्या हुआ, कुछ और हिंट्स चाहिए तो हमसे न्यूज़पेपर में बीक क्यों नहीं मांग लेते? बट फिर भी हम बड़ा दिल करके आपको ये बता रहे हैं कि फैक्ट्री के अंदर हम साइड स्टाफ एंट्रेंस से आए थे और जो कंटेनर आपको मिला है वो हमने कबाड़ से उठाकर वहाँ पर डाला था, इसलिए उसका आग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही फिरौती की रकम हमें मिल जाएगी वैसे ही हम ये सब कुछ बंद कर देंगे। और फिर फिरौती लेने के लिए वो एक लड़के को भेजते हैं जिसे पुलिस उसी टाइम पर पकड़ लेती है। बाद में पता चलता है कि इस लड़के को भी मॉन्स्टर ने इजाकी की तरह किडनैप किया था। इस लड़के को कुछ भी मालूम नहीं था, वो जस्ट वो कर रहा था जो उसे कहा गया था। फिर कुछ दिन के बाद मॉन्स्टर्स एक अनाउंसमेंट करते हैं कि उन्होंने गलीको कंपनी के प्रोडक्ट्स में पोटेशियम साइनाइड मिलाकर शहर की स्टोर्स और दुकानों के नॉर्मल प्रोडक्ट्स में मिलाकर उन्हें रख दिया और अब आप जापान वाले दिल खोलकर इन प्रोडक्ट्स का यूज कर सकते हो। ये सब कुछ सुनते ही सभी शॉपकीपर्स ने गलीको कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स को अपनी अपनी दुकानों से हटा दिया और लोगों ने गलीको का कोई भी प्रोडक्ट्स लेने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये प्रूव भी हो गया कि गलीको के किसी भी प्रोडक्ट में कोई भी जहर नहीं था।
बट इससे गलीको का बहुत नुकसान हो चुका था। $21 मिलियन का नुकसान दुकानों से प्रोडक्ट्स हटाने की वजह से हुआ था। $20 मिलियन का लॉस इसलिए हुआ था बिकॉज इस फैक्ट्री को 450 वर्कर्स छोड़कर जा चुके थे और ओवरऑल सेल्स में $130 मिलियन का नुकसान हो चुका था। गलीको कंपनी बर्बाद हो चुकी थी और दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट पुलिस अभी तक भी इन मॉन्स्टर्स को पकड़ नहीं पाई थी। 26 जून साल 1984 को एक लेटर में मॉन्स्टर्स कहते हैं कि अब हम इजाकी को कभी भी परेशान नहीं करेंगे। हमें जितना कुछ इसके साथ करना था हमने कर लिया। अब आप सभी गलीको के प्रोडक्ट्स बिना किसी डर के कंज्यूम कर सकते हो। बट असल खेल तो यहाँ से शुरू होता है। मॉन्स्टर विद 21 फेसेस ने इसके बाद जापान की 6 सबसे बड़ी फूड कंपनी को टारगेट किया, जिनमें एक थी मारुदाई कंपनी। इस फूड कंपनी ने टाइम न वेस्ट करते हुए किडनैपर को पैसे देने की हामी भर ली और ये पैसे देने के लिए एक अंडरकवर ऑफिसर कंपनी का वर्कर बनकर जाने वाला था और ये पैसों का बैग उन्होंने रेलवे ट्रैक से ट्रेन में फेंकने के लिए कहा था। बैग को लेकर अंडरकवर ऑफिसर रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है। इस ऑफिसर को ट्रेन के अंदर एक आदमी दिखता है जो कि इस ऑफिसर को घूर रहा था। जैसे ये ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, वो एक स्टेशन पर उतरकर वहां से गायब हो जाता है। इस अंडरकवर ऑफिसर ने बताया कि उसकी आंखें लुमड़ी जैसी थी, इसीलिए उसे आगे जाकर द फॉक्स्ड आई मैन भी कहा जाने लगा। लिस्ट में अगली कंपनी थी मूरीनागा। फिरौती में इस कंपनी से 3 करोड़ रुपए मांगे गए, बट मूरीनागा कंपनी ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था। तो फिर मॉन्स्टर्स ने कहा कि ठीक है, मत दो पैसे। कई मीडिया कंपनी और पुलिस हेडक्वार्टर में एक लेटर आता है। इस लेटर में मॉन्स्टर्स सभी माओ से कहते हैं कि उन्होंने ज्यादा नहीं जस्ट मूरीनागा के 20 प्रोडक्ट्स में पोटेशियम साइडाइन मिलाकर उन्हें अलग अलग स्टोर्स और दुकानों में मिलाकर रख दिया। अब की बार गलीको की तरह ये कोई मामूली या फिर खोखली धमकी नहीं थी। दुकानों में रखे गए प्रोडक्ट्स के ऊपर एक व्हाइट सफेद पेपर चिपका दिया गया था जिस पर लिखा हुआ था कि इसे खाइएगा मत, इसमें जहर है। और फिर पुलिस के चेक करने पर पता चलता है कि इनमें सच में जहर था। मॉन्स्टर्स एक और लेटर में कहते हैं कि अगली बार प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई भी व्हाइट पेपर नहीं होगा। पुलिस इन सारी दुकानों यानी शॉप्स को इन्वेस्टिगेट करती है तो एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज में एक आदमी शॉप के अंदर मूरीनागा के प्रोडक्ट्स रखता हुआ नजर आता है। पुलिस ने इसे बहुत ढूंढा लेकिन वो आज तक भी इनको नहीं मिला और फिर आगे चलकर इसी इंसान को द वीडियो टेप्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। साल 1985 ऑलमोस्ट 1 साल तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और पुलिस से कुछ भी नहीं हो रहा था। लोगों का पुलिस से विश्वास उठ चुका था। अगस्त साल 1985 को ये सब कुछ खत्म हो जाता है और ये सब कुछ ऐसे ही खत्म नहीं होता, बल्कि अगस्त साल 1985 को पुलिस सुपरिटेंडेंट शर्म से खुद को जलाकर सुसाइड कर लेते हैं। और फिर 12 अगस्त साल 1985 को मॉन्स्टर्स अपने आखिरी खत में कहते हैं कि हमें पुलिस सुपरिटेंडेंट की मौत का बहुत दुख है। ये तो एक मामूली सी जंग थी, हम जैसे लोगों को कभी खुद पर हावी मत होने दो। सुपरिटेंडेंट ने जो कुछ किया ये सब कुछ सरासर गलत है। हम जंग ऐसे नहीं जीतना चाहते। आज से हमारे सारे मिशन खत्म होते हैं। हमें ये मालूम है कि बाहर हमें कॉपी करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन आज के बाद जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे बल्कि हमारा कोई डुप्लीकेट होगा। हमें हमारी पुलिस पर गर्व है, लेकिन हमें तो शर्लॉक होम्स भी नहीं ढूंढ सकता। रिटन एंड साइंड बाय द मॉन्स्टर विद 21 फेसेस। इसके बाद ऐसा कोई भी कभी भी केस सामने नहीं आया और ना ही पुलिस किसी को पकड़ पाती है। इस केस की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए 10 लाख पुलिस वाले काम कर रहे थे। 28,000 तरकीबें लगाई गई थी और 1,25,000 लोगों से पूछताछ की गई थी, बट कभी भी कोई भी पकड़ा नहीं गया। सोचने वाली बात है कि इतनी बड़ी गैंग के चुंगल से बचकर इजाकी कैसे भागा होगा। शक की सुई तो उस पर भी मुड़ती है, बट एक्चुअल में मॉन्स्टर विद 21 फेसेस के पीछे कौन था आज तक भी किसी को मालूम नहीं है और ये केस जापान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना पड़ा है। इस केस के पीछे किसका हाथ हो सकता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।